21 जनवरी को रन फॉर G20 वॉकथॉन का आयोजन। सीएम योगी कार्यक्रम की करेंगे शुरुआत। कार्यक्रम में G20 सम्मेलन के बारे में लोगों को बताया जाएगा। ज्ञानव्यापी मामले पर सुनवाई आज। कॉर्बन डेटिंग कराने की मांग पर आज फिर होगी सुनवाई। अदालत ने एएसआई से मांगा है जवाब। हाई सिक्योरिटी बैरक पे याकूब कुरैशी परिवार ने जताया खतरा। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकती है पेशी। आज जंतर मंतर में खिलाड़ी करेंगे प्रदर्शन। खिलाड़ियों ने बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाया आरोप। कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ब्रजभूषण शरण सिंह। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का गाजीपुर दौरा कल। गाजीपुर में कई कार्यक्रम में शामिल होंगे जेपी नड्डा। लखीमपुर मामले पर सुनवाई आज। आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज, जहां मैं हूं आपके साथ सौम्या। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां आज फिर प्रदर्शन करेंगे देश के नामी पहलवान। थोड़ी देर में जंतर मंतर पर पहलवान पहुंचेंगे। कुश्ती को बचाने के लिए बजरंग पुनिया भी इसमें शामिल होंगे। पहलवानों के आरोप पर कुश्ती संघ को झटका। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ से जवाब मांगा है। आज फिर प्रदर्शन करेंगे देश के नामी पहलवान। थोड़ी देर में जंतर मंतर पर पहलवान पहुंचेंगे। कुश्ती को बचाने के लिए आए हैं, ऐसा बजरंग पुनिया ने कहा। दिल्ली में पहलवानों के धरने को किसान नेता राकेश टिकैत ने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पहलवान विनेश फोगाट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। बता दें कि पहलवानों के इस आरोप के बाद अब कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। तो आपको बता दें कि जंतर मंतर पर आज प्रदर्शन है और सभी खिलाड़ी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। बजरंग पुनिया जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि ये बड़ा विरोध प्रदर्शन जंतर मंतर पर पहलवानों का कुश्ती को बचाने के लिए आए हैं। बजरंग पुनिया ने यह स्टेटमेंट दिया। कुश्ती खिलाड़ियों का जंतर मंतर पर धरना जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कुश्ती को बचाने के लिए आए हैं, ऐसा बजरंग पुनिया ने कहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर नामी पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। खिलाड़ी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट समेत कई अन्य पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। पहलवानों का आरोप है कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और कोच महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर नामी पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। खिलाड़ी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट समेत कई अन्य पहलवान वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। पहलवानों का आरोप, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और कोच महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करते हैं।
उन्होंने साथ ही कहा कुछ कोच तो सालों से यौन उत्पीड़न करते आ रहे हैं। हालांकि कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस आरोपों को गलत बताया है। वहीं भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। आपको बता दें, आरोपों को लेकर सरकार एक्शन में आ गई है। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ से 72 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। जवाब नहीं मिलने पर भारतीय कुश्ती संघ को बर्खास्त भी किया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कुश्ती महासंघ के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट समेत कई अन्य चर्चित पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं। बबीता फोगाट भी प्रदर्शन में शामिल। उन्होंने कहा कि मैं साथी खिलाड़ियों के साथ हूं। बबीता फोगाट। कुश्ती खिलाड़ियों का जंतर मंतर पर धरना जारी। पहलवानों का आरोप है कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और कोच महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करते हैं। कुछ कोच तो सालों से यौन उत्पीड़न करते आ रहे हैं। हालांकि कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने इन आरोपों को गलत बताया है। वहीं भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर सरकार अब एक्शन में भी आ गई है। आपको बता दें कि खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ से 72 घंटे के अंदर पूरी रिपोर्ट मांगी है। जवाब नहीं मिलने पर भारतीय कुश्ती संघ को बर्खास्त भी किया जा सकता है। ये बड़ी खबर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कई बड़े खिलाड़ी इस धरने में शामिल हुए हैं। कुश्ती खिलाड़ियों का लगातार आरोप। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बबीता फोगाट भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई है। बहुत लेट आया। बात करते हैं लखनऊ की, जहां लखनऊ में G20 सम्मेलन की अहम बैठक है। पूरे उत्तर प्रदेश में आयोजित की जाएगी 11 बैठकें। 4 विश्वविद्यालय के माध्यम से की जाएंगी आयोजित। G20 की वाराणसी में 6 और आगरा में 3 बैठकें होनी है। लखनऊ और ग्रेटर नोएडा में भी एक बैठक होगी। G20 के लिए 24 जनवरी को होगा प्रशिक्षण कार्यक्रम। प्रदेश के 4 जिलों में होगी G20 के लिए बैठकें। आगरा, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर में G20 के लिए होगी बैठकें। प्रदेश के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में प्रशिक्षण सिंपोजियम का होगा आयोजन। विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र HOD प्रोफेसर मनोज अग्रवाल समन्वयक नामित। G20 सम्मेलन की अहम बैठक लखनऊ में होगी। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, पूरे उत्तर प्रदेश में आयोजित की जाएंगी 11 बैठकें, जिसमें वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर में ये बैठकें आयोजित की जाएंगी। वाराणसी में 6 और आगरा में 3 बैठकें आयोजित होनी है। पूरे उत्तर प्रदेश में आयोजित की जाएंगी 11 बैठकें, जिसमें 4 विश्वविद्यालय के माध्यम से ये आयोजन किया जाएगा। G20 की वाराणसी में 6 और आगरा में 3 बैठकें होंगी। लखनऊ और ग्रेटर नोएडा में भी एक बैठक होगी। लखनऊ में G20 सम्मेलन की अहम बैठक। पूरे उत्तर प्रदेश में आयोजित की जाएंगी 11 बैठकें। 4 विश्वविद्यालय के माध्यम से की जाएंगी आयोजित।
इस वक्त की बड़ी खबर, G20 की वाराणसी में 6 और आगरा में 3 बैठकें आयोजित की जाएंगी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में G20 की ये बैठकें हैं, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश में तैयारियां तेज है। चाहे वो नेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, सभी तेजी के साथ काम कर रहे हैं और इसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ एक मैराथन रेस भी कराएंगे, जिसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, G20 सम्मेलन की अहम बैठक लखनऊ में होगी। चार विश्वविद्यालय के माध्यम से की जाएंगी बैठकें। क्या G20 और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं। जी मनीष जी, जिस तरीके से G20 की बैठकें अलग अलग जगहों पर 11 बैठकें आयोजित की जाएंगी, उत्तर प्रदेश में इस समय बहुत ज्यादा काम है, G20 को लेकर के बहुत ज्यादा तैयारियां चल रही हैं, क्या बताएंगे? देखिए, आपको बता दें, लखनऊ और ग्रेटर नोएडा के साथ में प्रदेश भर के मुख्य अगर बात करें तो वाराणसी और आगरा में ये G20 सम्मेलन की बैठकों का दौर चलेगा और ये लंबी बैठकें होंगी। और खासतौर से इसकी मेजबानी अगर हम कहें तो एक बार फिर उत्तर प्रदेश को मिली है और इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक बैठक करेंगे, सबसे अहम बैठक होगी वो। और साथ में आपको बताते हैं, जो भी प्रदेश भर के जो विश्वविद्यालय हैं, इनमें 4 मुख्य विश्वविद्यालय हैं जिनको G20 की अहम बैठक के लिए पूरी तरह से तैयार किया जाएगा। उनको जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से उनको इसमें भाग लेना है, इसमें किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाएगा। ये बैठकें होंगी और वाराणसी में लगभग 6 बैठक की जाएंगी और आगरा में 3 बैठकों का जो अभी हमारे पास जानकारी मिली है वो 3 बैठकें आगरा में होंगी। और इसी तरह लखनऊ और ग्रेटर नोएडा में भी एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। ये अहम बात है कि इस बार अगर देश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में G20 का जिस तरह से मेजबानी की, उसको अगुवाई मिली है देश को हमारे, तो एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है और इसी के तहत पूरी तरह से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ये पूरा कार्यक्रम किया जाएगा। पल पल की जानकारी ली जा रही है मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा और सभी जिलों को अलर्ट किया जा रहा है। तमाम तैयारियां हैं देश भर में। अगर हम बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में खासतौर से सभी जिलों को साफ सुथरा किया जा रहा है, क्योंकि बहुत से जो विदेशी मेहमान हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश में आएंगे। इसको लेकर के तैयारियां तेज हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैराथन रेस का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें कई लोग हिस्सा लेंगे, उसका खुद उद्घाटन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। अगर उस मैराथन के बारे में कोई जानकारी आपके पास हो तो साझा करें। देखिए, वो 5 कालीदास मार्ग से, जैसा कि आपने बताया अभी पहले भी, कि उसको 5 कालीदास मार्ग से लेकर परिवर्तन चौक तक ये मैराथन निकाली जाएगी और इसकी अगुवाई खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखा करके करेंगे। ये एक संदेश दिया जा रहा है राजधानी वासियों को और तमाम जो प्रदेश वासी हैं, इनको बताया जा रहा है कि किस तरह से G20 को लेकर के उत्तर प्रदेश मेजबानी कर रहा है और तमाम तैयारियां की जा रही हैं। एक बड़ी उपलब्धि के रूप से देखा जा रहा है। ये तमाम तैयारियां हैं। धीरे धीरे कार्यक्रम अपना स्वरूप लेता रहेगा, जैसे जैसे समय कम होता रहेगा तैयारियां और तेज होंगी। बृहद स्तर पर इसकी तैयारी की जा रही है। जी बिल्कुल, आप मनीष श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। तो आपको बता दें, G20 को लेकर के तैयारियां तेज है। पूरे उत्तर प्रदेश को सजाया और संवारा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 11 बैठकें होनी है, जिसपे वाराणसी, आगरा, गौतम बुद्ध नगर समेत लखनऊ में कई बैठकें होंगी। 4 विश्वविद्यालयों के माध्यम से इन बैठकों को संपन्न कराया जाएगा, जब वाराणसी में 6 और आगरा में 3 बैठकें आयोजित होंगी। वही बात कर लेते हैं सपा प्रदेश अध्यक्ष की, जो कि कानपुर समेत कई जिलों में बैठकें करेंगे। चुनाव वाले जिलों में रणनीति बनाने का काम शुरू होगा। चुनाव वाले जिलों में प्रमुख नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक में प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने का मंत्र देंगे। उत्तम पटेल आज कानपुर नगर में बैठक करेंगे। 20 जनवरी को कानपुर देहात में, 21 को उराई में, जालौन, हमीरपुर, 23 को नाव में और 24 को शाहजहांपुर में और 25 को बरेली में बैठक करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां 20 जनवरी को कानपुर देहात में, 21 को उराई, जालौन समेत कई अन्य जिलों में पहुंचेंगे प्रदेश अध्यक्ष सपा।
जी मनीष जी, सपा प्रदेश अध्यक्ष पहुंच रहे हैं, अलग अलग जिलों में पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं को मंत्र देंगे, जीत का मंत्र देंगे, क्योंकि सपा जो उपचुनाव हुए हैं उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ जमीन पर उतर रही है और जिस तरीके से बीजेपी काम करती है यानी ताबड़तोड़ बैठकें करती है, उसी पैटर्न पे सपा चलने की कोशिश कर रही है। इन दौरों को लेकर, इन बैठकों को लेकर क्या जानकारी? देखिए, लगातार अगर बात कर लें तो 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है। इसको लेकर के तमाम तैयारियां, अगर हम विपक्ष की बात कर लें तो समाजवादी पार्टी और साथ में बसपा इसकी तैयारियां करने में जुट गई है और इसी के तहत आज उरई जालौन और खासतौर से अगर आज की बात कर लें तो आज कानपुर में और उसके बाद फिर उरई जालौन शाहजहांपुर जैसे जिलों में ये बैठकें की जाएंगी और नरेश उत्तम को इसकी जानकारी दी गई है। इसकी पूरी तरह से जो अगर बात कर लें तो समाजवादी पार्टी की अगर बात कर लें तो उसमें उत्तम पटेल को खास तौर से ये जिम्मेदारी दी गई है। वो जाकर के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जिलों में अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को बढ़ाने के प्रयास करेंगे और जो रणनीति है समाजवादी पार्टी की, अगर जो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के पहले किस तरह से अपने जमीन को तैयार करेगी, अपने कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरेगी, ये तमाम संदेश आज उत्तम पटेल जो है वो कानपुर नगर में बैठक के दौरान देंगे। ये एक बड़ी रणनीति मानी जा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आगामी में अगर देखा जाए तो नगर निगम के चुनाव है, उसके बाद लोकसभा के चुनाव है। अगर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की बात की जाए तो वो इस समय तेलंगाना दौरे पर है, वहां पर हुंकार भर रहे हैं और वो सीधे तैयारी लोकसभा चुनावों की कर रहे हैं। तो जिस तरीके से सपा जो है वो समा बांधने की कोशिश कर रही है अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, उसका कितना परिणाम निकल करके आ सकता है? थोड़ा वॉइस में आ रही है प्रॉब्लम, थोड़ा ठीक कराएं। जी जी मनीष जी, आप सुन पा रहे हैं? वहां से दूसरी एक तो आपको बता रहे हैं, नरेश उत्तम पटेल आज कानपुर नगर में बैठक करेंगे, जहां आगामी नगर निकाय के चुनाव है उसको लेकर के जीत का मंत्र देंगे। 20 जनवरी को कानपुर देहात, 21 को उरई और अन्य जिलों में बैठकें करेंगे सपा के प्रदेश अध्यक्ष उत्तम पटेल। सपा प्रदेश अध्यक्ष की कानपुर समेत कई जिलों में बैठकें हैं। आपको बता दें कि सपा लगातार उपचुनावों के बाद सक्रिय है, एक अहम विपक्ष की भूमिका निभाते समाजवादी पार्टी दिख रही है, चाहे वो खुद शिवपाल सिंह यादव हो या पूरा यादव कुनबा हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, डिंपल यादव हो, सभी उपचुनावों के बाद कहीं ना कहीं एक जोश आ गया है उनमें और काम करने का, जमीनी हकीकत को जानने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल बीजेपी के पैटर्न पे चलने की कोशिश की जा रही है, ताबड़तोड़ बैठकें की जा रही है, लोगों से मुलाकात की जा रही है, कार्यकर्ताओं को काम सौंपे जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में उत्साहवर्धन होता रहे और वो लोगों तक, जन जन तक पहुंचकर सपा की नीतियों को बताने और समझाने का काम करें। तो कानपुर देहात में 21 तारीख को, उरई में, जालौन हमीरपुर में 23 को, उन्नाव में 24 को, शाहजहांपुर में 25 को, बरेली में बैठक करेंगे सपा के प्रदेश अध्यक्ष उत्तम पटेल और बैठक में प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने का मंत्र सौंपेंगे। आपको बता दें, नरेश उत्तम पटेल आज कानपुर नगर के दौरे पर हैं, जहां वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे और आपको आगामी चुनावों में एमएलसी के चुनाव है, साथ ही नगर निगम के चुनाव है, इसको देखते हुए कई चीजों पर मंथन किया जाएगा, कई जीत के मंत्र सौंपे जाएंगे। और इस खबर पर हमारे साथ लगातार मनीष श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। जी मनीष जी, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं संजीवनी दी जा रही है, क्योंकि अगर विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो उसके बाद सपा की हार के बाद सपा के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं बुझ गए थे, लेकिन उपचुनावों के बाद एक बूस्ट मिला है, उसी को कायम रखने के लिए ये बैठकें हैं, ये दौरे हैं और कहीं ना कहीं एमएलसी का चुनाव है, नगर निगम का चुनाव है, उसको देखते हुए भी सपा का प्रयास जारी है। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार बिखराव हो रहा था समाजवादी पार्टी में, अगर बीते हम 10 साल की बात करें तो 2012 में सत्ता में आई थी समाजवादी पार्टी और 2017 से वो सत्ता से दूर है। उसके बाद से लगातार बीजेपी उत्तर प्रदेश में काबिज है। उसके बाद साथ में अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी में खासतौर से अगर बात करें तो जो पारिवारिक कलह हुई
उसके बाद से कार्यकर्ताओं अपना में भी मोबाइल सुविधा रही कि आखिरकार ये किस तरह से पार्टी को एकजुट किया जाए, किस तरह से जो कार्यकर्ताओं में शिवपाल के कार्यकर्ता अलग थे, बीजेपी के कार्यकर्ता, सपा के कार्यकर्ता अलग थे, लेकिन अब शिवपाल और अखिलेश के गठबंधन के बाद से जिस तरह से कार्यकर्ताओं में भी एक नया जोश आया है, अभी कार्यकारिणी की बैठक जो होनी है उसके बाद हो सकता है शिवपाल यादव को एक बड़ा पद दिया जाए। लगातार शिवपाल के जो समर्थक है वो इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं कि शायद उनको शिवपाल को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, जिसके बाद से पार्टी फिर एकजुट हो पाएगी। और इसी के आप समझ लीजिए जिस तरह से समाजवादी पार्टी आज बैठक कर रही है, उत्तम पटेल आज कानपुर जा रहे हैं, वो कार्यकर्ताओं में एक बूस्ट देंगे, एक जान फूंकने की कोशिश करेंगे कि फिर से जमीन पर उतर के कार्यकर्ता काम करें और समाजवादी पार्टी को मजबूत करें। जिस तरह से आने वाले समय में नगर निकाय का चुनाव होना है, नगर निगम चुनाव के बाद फिर उसके बाद राज्यों के विधानसभा चुनाव है, फिर उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव है। ये तमाम अब चुनाव के दौर शुरू हो रहे हैं और इसको लेकर के समाजवादी पार्टी पूरी रूपरेखा तैयार करेगी, जिले जिलों में बैठक करेगी, मंडलों में बैठक करेगी, अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट देगी और जो रणनीति है अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने बनाई है, उसको जमीन पर उतारने का पूरा प्रयास बिल्कुल करेगी। जमीन पर उतारने का प्रयास किया जाएगा और कार्यकर्ताओं को कई जिम्मेदारियां भी सौंपी जाएंगी, जिससे कार्यकर्ता भी एक अच्छे प्रदर्शन की तरफ बढ़े, लोगों तक सपा की नीतियों को पहुंचाने का काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सपा प्रदेश अध्यक्ष की आज कानपुर दौरा है, उसके बाद कई अन्य दौरे उनके कानपुर देहात, उरई समेत जालौन में लगे हुए हैं, जहां सपा लगातार अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां यूपी के 3 आईएएस का तबादला। यूपी में 3 आईएएस अफसरों के तबादले। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां अरविंद मलप्पा बंगारी जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर, चंद्रभूषण सिंह अपर परिवहन आयुक्त बनाए गए। परिवहन आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार भी रहेगा। चैत्री वीएमडी पश्चिमांचल विद्युत वितरण मेरठ। यूपी में 3 आईएएस अफसरों के तबादले। अरविंद मलप्पा बंगारी जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर बनाए गए। आपको बता दें चंद्रभूषण सिंह अपर परिवहन आयुक्त बनाए गए। यूपी में 3 आईएएस अफसरों के तबादले। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, अरविंद मलप्पा बंगारी जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर, चंद्रभूषण सिंह अपर परिवहन आयुक्त बनाए गए। परिवहन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। चैत्री वीएमडी पश्चिमांचल विद्युत वितरण मेरठ। यूपी में 3 आईएएस अफसरों के तबादले। लखीमपुर खीरी मामले पर सुनवाई आज है, जहां आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई है। सुनवाई कोर्ट पे सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। लखीमपुर खीरी मामले पर सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लखीमपुर खीरी मामले पर सुनवाई आज। लखीमपुर खीरी मामले पर सुनवाई आज। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। तिकुनिया कांड पे आशीष मिश्रा की सुनवाई। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ प्रवीण गुप्ता संवाददाता दिल्ली और आमिर रजा संवाददाता लखीमपुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रवीण गुप्ता से, जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज सुप्रीम सुनवाई है, प्रवीण क्या कुछ बताएंगे? जी मैं बता दूं आपको, आज इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, लेकिन पिछली बार भी जिस तरीके से डेट दे दी गई थी और आज जो जमानत की अर्जी लगाई गई है, इस मामले पे देखो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जमानत की अर्जी हो सकता है मंजूर हो जाए, लेकिन चांस बहुत ज्यादा कम दिखाई दे रहे हैं कि जमानत मिल जाए इनको। जी
जी बिल्कुल, हमारे साथ आमिर रजा संवाददाता लखीमपुर भी जुड़े हुए हैं। जी लखीमपुर में किस तरीके का माहौल है, क्योंकि आज सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में इस तिकोनिया कांड को लेकर। बहुत ज्यादा बवाल हुआ था जब ये कांड हुआ था और लगातार शिकंजा भी कसा गया था आशीष मिश्रा के ऊपर। जी आप अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए आमिर रजा। जी आपको बता दें कि 3 अक्टूबर 2021 में जब ये घटना हुई थी तब से यह लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है और ये हाई प्रोफाइल ये मामला कहा जा सकता है, क्योंकि 3 अक्टूबर को जब किसान बिल और का विरोध कर रहे थे तो आशीष मिश्रा जो यहाँ पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, अजय मिश्रा उनके पुत्र हैं, उनके द्वारा किसानों पर अपनी गाड़ी से कुचलकर हत्या का आरोप है। इस मामले में 2 मुकदमे दर्ज कराए गए थे। एक आशीष मिश्रा की तरफ से दर्ज कराया गया था जिसमें किसानों को आरोपी बनाया गया था। वहीं किसानों की तरफ से जो मुकदमा दर्ज कराया गया था उसमें 14 लोगों को आरोपी बनाया गया था। उसमें आशीष मिश्रा लगातार बेल पाने की प्रयास कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि एक बार आशीष मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जमानत हासिल भी कर ली थी और जेल से बाहर चले आए थे, लेकिन इस मामले में तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने उनको पुनः हाई कोर्ट से जमानत लेकर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अर्जी करने की बात कही थी और दोबारा उनको जेल भेजा गया था। तब से लगातार आशीष मिश्रा और उनके वकील लगातार सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में जमानत की अर्जी लगा रहे हैं। पिछली डेट में भी उस मामले में जो बहस हुई थी लेकिन उस मामले में इनको जमानत नहीं मिल पाई थी, लेकिन आज फिर इस मामले में जमानत अर्जी दाखिल की। अब देखना है सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फैसला लेता है। लखीमपुर लेकिन इस मामले को लेकर काफी आज लोगों की निगाहें हैं, क्योंकि आशीष मिश्रा 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया है जेल के अंदर बंद रहे। किसान भी इस मामले में जो आरोपी है वो भी जेल में बंद रहे। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में अगर आशीष मिश्रा को जमानत मिलती है तो उसके बाद किसान इस मामले में क्या करते हैं, क्योंकि किसान लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि आशीष मिश्रा को सजा मिलनी चाहिए और जो उनके जो पिता है उनको उनके पद से बर्खास्त करना चाहिए। जी बिल्कुल, प्रवीण गुप्ता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी प्रवीण, 1 साल का वक्त हो गया है, चाहे वो किसान हो या फिर खुद आशीष मिश्रा 1 साल से जेल में बंद है और सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में जानकारी भी लेने की कोशिश की थी कि क्या जब तक इस पे सुनवाई नहीं होगी, क्या 1 साल का वक्त हो गया है वो जेल में ही बंद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसी न किसी बहाने के साथ ये सुनवाई टाल दी जाती है, आज भी क्या उम्मीद जताई जा रही है कि सुनवाई टल सकती है? जी मैं बता दूं आपको कि जिस तरीके से 1 साल हो गया है इन्हें जेल में बंद हुए और अभी और भी आसार लग रहे हैं इनके कि अभी इनको काफी टाइम जेल में ही काटना पड़ेगा, क्योंकि जो हादसे को अंजाम दिया गया था वो हादसा कोई छोटा मोटा हादसा नहीं था, वो बहुत बड़ा हादसा था। और अगर इनको जमानत आज मिलती है तो जैसा कि हमारे सहयोगी संवाददाता ने बताया कि अगर इनको जमानत मिलती है तो कहीं ना कहीं किसानों के मन में आंदोलन की भावना और कहीं ना कहीं वहां पे दोबारा से दंगे फसाद होने की आशंका भी हो सकती है। जिस तरीके से पिछली बार हुआ था, किसानों ने आंदोलन कर दिया था, चक्का जाम किया था, और उसी तरीके से अगर मान लीजिए आज अगर इनको जमानत मिलती है तो दोबारा ये सब होने के चांसेस लगते हैं। इसी चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार भी इनकी जो जमानत थी वो खारिज कर दी थी और आज भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनकी जमानत एक बार फिर खारिज होगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जब निचली अदालत से इस पूरी रिपोर्ट की तलब की तो निचली अदालत ने कहा कि इस पूरे मामले में 5 साल से ज्यादा का वक्त लग सकता है। कोई छोटा समय नहीं है, 5 साल का वक्त लग सकता है। निचली अदालत ने सुप्रीम कोर्ट को ये रिपोर्ट सौंपी है। जी तो मैं बता दूं आपको, जब निचली अदालतें इसको 5 साल से ऊपर का वक्त बता रही हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जब गया है मामला तो उसमें जी बिल्कुल, हमारे साथ लखीमपुर से हमारे संवाददाता आमिर भी जुड़े हुए हैं। जी आमिर, चाहे वो आशीष मिश्रा हो और किसान भी जेल में बंद हैं, तो इसको लेकर अगर किसानों की अभी की मानसिकता की बात की जाए तो जब आपने बात करी होगी इस दौरान भी, तो किस तरीके के इस कांड को, क्योंकि छोटा कांड बिल्कुल भी नहीं था, इस कांड को लेकर के अभी उनके मन मस्तिष्क में क्या कुछ पिक्चर है? देखिए आपको बता दें कि किसान लगातार इस बात का विरोध भी करते चले आए हैं कि जो किसानों को बंद किया गया है वो कहीं ना कहीं घटना के बाद जो हालात पैदा हुए थे उसके बाद वो घटना हुई थी। इसी वजह से जो किसान नेता है राकेश टिकैत, उन्होंने लखीमपुर में प्रदर्शन करके किसानों की रिहाई की बात की थी, लेकिन चूंकि कानून के शिकंजे में उनके खिलाफ भी FIR थी तो ऐसे में उनको रिहा करना तो मुमकिन नहीं था। लेकिन किसान लगातार इस बात की मांग करते रहे और किसानों की ये भी मांग है कि क्योंकि आशीष मिश्रा के पिता जो है
वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं कानून का फायदा उठाकर, अपने रसूख का फायदा उठाकर इसको केस को मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसको लेकर भी लगातार किसानों ने आंदोलन किया और ये कहा कि जो अजय मिस्टेनी है उनको उनके पद से बर्खास्त किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला जो है हाई प्रोफाइल मामला है और इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है उस पर न सिर्फ किसानों की निगाहें हैं बल्कि जो जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में ये सुप्रीम सुनवाई होनी है और इसी बीच आपको बड़ी खबर हापुड़ से बता दें। हापुड़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां हापुड़ में हुआ बड़ा हादसा। तेज रफ्तार कार तालाब में गिरी। इस वक्त की बड़ी खबर हापुड़ से, जहां तेज रफ्तार कार तालाब में गिरी। हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत। गाजियाबाद से आ रहे थे कार सवार और 4 लोगों की मौत हो गई है। गाजियाबाद से ये कार सवार आ रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर हापुड़ से आपको बता दें, जहां ग्रामीणों ने पुलिस को इस मामले की सूचना दी। पुलिस ने तालाब से कार निकालने में जुटी हुई है। थाना कपूरपुर क्षेत्र की घटना। हापुड़ में बड़ा हादसा हो गया है। कार तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी। आपको बता दें इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमन त्यागी जुड़ चुके हैं। जी अमन, तेज रफ्तार कार का प्रकोप देखने को मिला, 4 लोगों की मौत हो गई है, क्या जानकारी देंगे? जी अमन, सुन पा रहे हैं? तो ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी है इस पूरी घटना की। 4 लोगों की मौत हो गई है इस घटना में। बड़ी खबर हापुड़ से आ रही है। पुलिस ने तालाब से कार निकालने की कोशिश कर रही है लगातार। थाना कपूरपुर क्षेत्र की घटना। हापुड़ से बड़ा हादसा। तेज रफ्तार कार तालाब में जा गिरी, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। गाजियाबाद से आ रहे थे कार सवार। और इस खबर पर हमारे संवाददाता अमन त्यागी जुड़ चुके हैं। जी अमन, बड़ा हादसा हापुड़ में देखने को मिला, 4 लोगों की मौत हो गई। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि ये मामला पूरा हापुड़ जनपद के कपूरपुर थाना क्षेत्र का है, और जहां पर 4 युवक गाजियाबाद से आ रहे थे और गाजियाबाद से आने के अंतर्गत यहाँ पर एक तालाब पड़ता है और उस तालाब में जो है अनियंत्रित होकर जो है कार गिर जाती है, जिसमें राहगीरों की मदद से जो है पुलिस को सूचना दी जाती है और यहाँ पर जो है आला अधिकारी मौके पहुंचते हैं, एसपी और डीएम मौके पर पहुंचते हैं और यहाँ पर जो है उस गाड़ी को बाहर निकाला जाता है, जिसमें 4 युवक बैठे हुए होते हैं जिनकी जो है मौत हो जाती है। हालांकि परिजनों ने जो है पहले बॉडियों को उठने नहीं दिया है। वहां पर जैसे ही डीएम पहुंचते हैं और ग्रामीणों से बात होती है तो इस जो है बॉडियों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। हालांकि इस घटना पर जो है सीएम योगी ने भी जो है दुख जताया है और यहाँ पर जो है जिस तरह से जो मुआवजे की बात ग्रामीण कर रहे हैं उस मुआवजे को दिलाने की भी बात जो है यहाँ पर प्रशासन कर रहा है। जी कहाँ से आ रहे थे ये कार सवार? जी ये मैं आपको बता दूं, देखिए ये गाजियाबाद किसी फार्म हाउस में ये काम किया करते थे और ये अपने जो है गांव आ रहे थे। यहाँ पर कपूरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत इनका गांव आता है और यहाँ पर ये लोग आ रहे थे। तो यहाँ पर जो है जब ये गाड़ी तालाब में गिरती है और यहाँ पर जो है ग्रामीणों की मदद से पुलिस को सूचना दे दी जाती है और यहाँ पर जो है आला अधिकारी मौके पहुंचकर और इन 4 की बॉडियों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमन त्यागी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता देते कि ये 4 कार सवार कहीं से काम करके अपने गाँव लौट रहे थे और कार की स्पीड बहुत ज्यादा होने के चलते अचानक से कार तालाब में गिर जाती है और 4 युवक की दर्दनाक मौत हो जाती है। पुलिस तालाब से को बता दें, खबर आगरा से है। आगरा से खबर आपको बता दें, जहां आगरा में सांसद खेल स्पर्धा का आगाज। हजारों की संख्या में खिलाड़ी हुए शामिल। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर भी पहुंचे हैं। आगरा से आपको खबर दे रहे हैं, जहां राज्यवर्धन सिंह राठौर खिलाड़ियों के बीच उत्साहवर्धन करने के लिए पहुंचे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर भी पहुंचे।
बता दें कि खिलाड़ियों का उत्साह करने के लिए शाहपुर सांसद भी पहुंचे हैं। मैराथन से होगी सांसद खेल स्पर्धा की शुरुआत। सेंट जॉन्स कॉलेज से एकलव्य स्टेडियम तक मैराथन। आगरा में सांसद खेल स्पर्धा का आगाज। और इसी बीच आपको लखनऊ से बड़ी खबर बता दें। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, एमएलसी चुनाव में जीत तैयारियों में जुटी भाजपा। सीबीएसई बोर्ड के शिक्षक भी इस बार चुनाव में करेंगे मतदान। चुनाव में मदरसों के शिक्षकों का मांगेंगे सहयोग। बिना भेदभाव के योजनाओं का सभी को मिलेगा लाभ। एमएलसी चुनावों के लिए भाजपा की रणनीति साफ। चुनाव में मदरसों के शिक्षकों का भी मांगेंगे सहयोग। साथ ही सीबीएसई बोर्ड के भी शिक्षक इस बार अपना मतदान कर सकेंगे। बिना किसी भेदभाव के सभी के साथ एक तरीके का व्यवहार होगा। लाभान्वित होने वालों में बड़ी संख्या में होंगे। सीबीएसई के वोटरों पर भी बीजेपी की नजर है। आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव में जीत तैयारियों में भाजपा लगातार जुड़ी हुई है। सीबीएसई बोर्ड के शिक्षक भी इस बार चुनाव में करेंगे मतदान। साथ ही मदरसा बोर्ड के शिक्षकों से मदद मांगी जाएगी, सहयोग की उम्मीद जताई जाएगी। और हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। जी प्रदीप जी, भाजपा किसी भी वर्ग को कभी छोड़ना नहीं चाहती, यानी उसकी नजर सभी पर बनी हुई है और इस बार सीबीएसई बोर्ड के शिक्षकों पर उसकी नजर है। साथ ही मदरसा बोर्ड के शिक्षकों से भी अब सहयोग मांगा गया है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बदल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति भी बदल रही है। जो पार्टी कभी 80-20 का गेम करती थी और बहुसंख्यक की राजनीति करती थी, उसने अब पूरी तरीके से जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया, उसके बाद से उसकी रीत और नीति पूरी तरीके से बदल गई है। उत्तर प्रदेश में 5 एमएलसी के चुनाव हैं और इसमें शिक्षक वर्ग 2 सीटों पर मतदान करता है। तो इस बार निर्णय ये लिया गया है, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पसमानदा समाज को, मुस्लिम समाज को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना है और यहाँ तक कह दिया कि मुस्लिम समाज के खिलाफ कोई भी एक भी व्यक्ति एक भी शब्द नहीं निकालेगा। यानी कि अब समावेशी राजनीति की बात यहाँ पर भी की जा रही है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब ये ऐलान कर दिया गया है कि जो मदरसों के शिक्षक हैं उनसे भी वोट मांगा जाएगा, उनसे भी सहयोग मांगा जाएगा कि वो भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। और इसके साथ ही साथ में सीबीएसई के जो शिक्षक हैं वो भी मतदान करेंगे, उनसे भी सहयोग मांगा जाएगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के शिक्षकों को जिताएं और इस तरह से उनका परचम लहराए। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और एक और खबर इसी के साथ हम जोड़ दें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिस पर लगातार आरोप लगते रहे, प्रत्यारोप लगते रहे, उस पर अटैक होता रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और तमाम दूसरे संगठनों की तरफ से, लेकिन अब वही पार्टी अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी जाएगी। यहाँ पर करीब 300 वोट हैं, उन वोटों को भी हासिल करने की तमाम कोशिश की जाएगी। तो यानी कुल मिलाकर के अब मुस्लिम वर्ग को पूरी तरीके से लुभाने की बात की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि जो हिंदू हृदय सम्राट की छवि बनाई गई है उसका क्या होगा, क्योंकि उसी के आधार पर जो पोलराइजेशन का काम हुआ, 80% वोट बैंक आया उनके पास में, 80 में से कम 50% वोट उनको मिला, जिसकी बिना पर उन्होंने 2014, 2017, 2019, 2022 की सरकार बनाई। लेकिन अब इस नीति को पलट दिया गया है। अब हिंदू हृदय सम्राट की छवि को फिलहाल दरकिनार कर दिया गया है और समावेशी की सरकार को आगे लाने की कोशिश की जा रही है। तर्क ये दिया जा रहा है कि जो केंद्र की योजनाएं हैं या उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं वो किसी खास वर्ग के लिए नहीं है, वो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, मुस्लिमों के लिए भी है। और सच बात तो यही है कि जो सरकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं का ज़्यादातर लाभ अल्पसंख्यक वर्ग ज़रूर उठाता है। जो अक्सर लाइनें देखने को मिलती हैं कि वहाँ पर अल्पसंख्यक वर्ग के, चाहे वो राशन की दुकान की बात हम कर लें, वहाँ पर लाइनें लगती हैं तो आप लगातार वहाँ पर, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि कपड़ों से आप पहचान सकते हैं कि वहाँ कौन लाइन पे लगा हुआ है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का मानना है
कि ज़्यादातर योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक वर्ग ने उठाया है और उनको अब एक वोट बैंक में कन्वर्ट करना है, यानी कि लाभार्थी वोट बैंक के रूप में कन्वर्ट करना है और उनसे लाभ लेना है। और इसी कारण 2024 में इनकी वजह से जीत अभी दिलानी है। यानी कि पहले इन 5 जो MLC के चुनाव हैं उसमें जीत दर्ज की जाए, फिर 9 राज्यों के जो 10 राज्यों के जो चुनाव हैं उसमें जीत दर्ज की जाए और इसके बाद देखा जाए रिजल्ट क्या होता है और 2024 में भी इसी फार्मूले को अपनाया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो बार बार सवाल कौन रहा है लोगों के दिलों में कि अब जो छवि बनाई गई थी कि हिंदू हृदय सम्राट हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे बाकी बड़े नेता योगी जी, तो उनका अब उस छवि का क्या होगा? उस छवि को क्या ठेस नहीं लगेगी? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास में यही है कि लाभार्थी ग्रुप बनाया जा रहा है। किसी को लुभाने की बात नहीं की जा रही है, किसी एक वर्ग को लुभाने की बात नहीं की जा रही है, बल्कि समावेशी, यानी कि उसमें दलित भी हों, पिछड़े भी हों, सवर्ण भी हों और साथ ही साथ में अल्पसंख्यक भी हों। तो 100% वोट की अब राजनीति की जा रही है। इस राजनीति में भारतीय जनता पार्टी कितना सफल होगी ये देखना दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल, आला कमान की तरफ से तो आदेश आ गए हैं कि सबको एक ही तराजू में तोला जाए, ना कोई हिंदू होगा, ना कोई मुस्लिम होगा, ना कोई दलित होगा, यानी कि सब पर एक तरह की नजर रखी गई है। लेकिन ये MLC के चुनाव है, उसके बाद नगर निकाय के चुनाव है, लेकिन लोकसभा के चुनावों में चीजें काफी बदल जाती है। हालांकि मेरा सवाल दूसरा है यहाँ पर कि बीजेपी में काफी अंदर खाने में भी MLC चुनावों में तकरार देखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा सपा भी उठा सकती है, क्योंकि आज अगर बात की जाए तो सपा प्रदेश अध्यक्ष कानपुर पहुंच रहे हैं और अन्य जिलों में बैठकें भी करेंगे। तो अगर सपा और भाजपा के मुकाबले की बात की जाए तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए बिल्कुल, ये जो 5 सीटें हैं जिसमें 2 शिक्षक संघ की सीटें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि समाजवादी पार्टी की अस्मिता भी दांव पर लगी हुई है। इसमें अगर वो 5 सीटें हार जाती है तो विधान परिषद में विपक्ष के नेता के रूप में उसको एक कैबिनेट मंत्री नहीं मिलेगा और यही कारण है कि वो कम से कम इसमें से एक सीट जीतने के लिए भरपूर कोशिश करेगी कि जिससे कि विधान परिषद में उसके इतने सदस्य हों जिससे कि वो एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल कर सके। और जिस तरीके से विधानसभा में नेता विपक्ष खुद अखिलेश यादव हैं, उसी तरीके से विधान परिषद में भी नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सके और एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल किया जा सके और अपने किसी को मोबिलाइज किया जा सके। शिवपाल यादव इस कड़ी में है कि हालांकि उनको बात चल रही, इनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाएगा या विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा और उनके बेटे को भी शामिल किया जाएगा। तो इसलिए इस लिहाज से समाजवादी पार्टी के लिए भी ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी भी पूरा दमखम लगा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आपने बिल्कुल ठीक कहा सौम्या, कि भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने थोड़ा टसल ज़रूर है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि वो उच्च सदन पहुँचे, उसकी बारी आए। लेकिन सवाल ये कि एक अनार है और 100 बीमार हैं, 5 सीटें हैं और 500 उम्मीदवार हैं। ऐसे में सबको सेटिस्फाई कर पाना कोई आसान काम नहीं होगा। लेकिन ये हम जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये सबको कैसे मनाती है ये इसको आता है। रूठों को हम मना लेंगे, रूठों को मना लेंगे और जो बिगड़े हैं उन्हें संभाल लेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरीके से आता है। अगर उनको MLC के चुनाव में वो नहीं भेजते हैं, जो रूठे होंगे उनको संगठन में जगह दी जाएगी, उनको राष्ट्रीय संगठन में जगह दी जाएगी, उनको प्रदेश के संगठन में जगह दी जाएगी, उनको जो अभी निगमों के चेयरमैन हैं या उपाध्यक्ष हैं, जो सीटें खाली हैं, सदस्यों की सीटें खाली हैं, उनमें उनको समाहित किया जाएगा। तो अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि केंद्र में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है और केंद्र की कैबिनेट का एक्सपेंशन भी होने जा रहा है। तो अपार संभावनाएं हैं और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इससे ज़्यादा हल्कान नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि उसे मालूम है जो रूठे हैं उनको मनाने का तरीका आता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए। तो आपने बखूबी बताया कि किस तरीके से बीजेपी जानती है कि किस तरीके से रूठों को मनाना है और बिगड़ों को संभालना है। और भारतीय जनता पार्टी अब CBSE बोर्ड के शिक्षक भी इस बार चुनाव में। बीच जयपुर से खबर आपको बता दें, जयपुर से बड़ी खबर, जहां सकारात्मक रुख का सीएम ने दिया आश्वासन। जयपुर से बड़ी खबर, मुलाकात के बाद अनशन समाप्त करने का लिया निर्णय। वेतन और अन्य मांगों पर प्रदेश भर के जेल कार्मिक का अनशन जारी था, जिसके बाद
प्रमुख शासन सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक, जेल अधिकारी रहे मौजूद। जेल कर्मियों के प्रतिनिधिमंडल से सीएम ने की मुलाकात। आश्वासन के बाद खत्म हुआ अनशन। सीएम अशोक गहलोत ने जेल कर्मियों से की मुलाकात। तो चलिए आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं दिल्ली विधानसभा की, जहां पर हालांकि कार्रवाई स्थगित हो चुकी है लेकिन जमकर हंगामा देखा गया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा दें दिल्ली विधानसभा से, जहां जब से ये कार्रवाई शुरू हुई है तब से सिर्फ और सिर्फ हंगामे हो रहे हैं। कुछ मिनट के बाद, कुछ समय के बाद कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है और अब फिर से कार्रवाई स्थगित चल रही है, लेकिन जमकर दिल्ली विधानसभा में हंगामा हुआ। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली विधानसभा में माननीय हंगामा देखा गया। अपने अपने स्थान पर बैठे। हाउस 11:15 बजे तक एडजॉर्न किया जाता है। तो दिल्ली विधानसभा में लगातार हंगामे के बाद कार्रवाई एक बार फिर से स्थगित कर दी गई है। और फिलहाल लाइव न्यूज में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज।